आज के वीडियो में ना बच्चों हम लोग लीगल सर्विसेज के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, शेड्यूल 3 एक्टिविटीज हो, एग्जेम्पशंस हो, आरसीएम हो, कोर्ट, लीगल सर्विसेज, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एकदम कंप्लीट कवरेज होगा। ठीक है बच्चों, देखो लास्ट के जो थोड़े मिनट्स होंगे ना उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस कंप्लीट रिवीजन का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस कैसे हो सकता है, मतलब इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में कैसे टेस्ट कर सकती है ना, मैं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अभी तक अगर आपने इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अब रेगुलर बेसिस पे ना आपको कोई ना कोई एक रिवीजन वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों जीएसटी की बातें करें ना तो थोड़ी बहुत बातें उसमें कोर्ट, ट्रिब्यूनल और लीगल सर्विसेज की होती है। चलो हम शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहले ना बच्चों हम लोग शेड्यूल 3 एक्टिविटी की बात कर देते हैं, क्योंकि ये जो शेड्यूल 3 एक्टिविटीज है ना, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि थोड़ी बहुत ऐसी सर्विसेज है, थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटीज है जिसको गवर्नमेंट ने गुड्स, सर्विसेज, सप्लाई मतलब सबसे बाहर निकाल दिया। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो, नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलो। ठीक है बच्चों, तो मतलब उस पर जीएसटी लगने ही नहीं वाला है। अब शेड्यूल 3 एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है, तो गवर्नमेंट बोल रही है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट। अब बच्चों यहाँ पे कोर्ट में ना सब टाइप की कोर्ट आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट होने दो, अगर कोर्ट की सर्विसेज है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, जब आप कोर्ट में भी जाते हो ना तो कोर्ट में थोड़ी बहुत फीस भरनी पड़ती है, तो वो जो फीस है ना गवर्नमेंट ने बोला है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको जीएसटी से बाहर कर दिया है। दूसरी चीज जो जीएसटी के सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर है, शेड्यूल 3 में है, वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए ट्रिब्यूनल। बच्चों यहाँ पे कौन सी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब बच्चों यहाँ पे ना आपने सुना होगा कंपनी लॉ में ट्रिब्यूनल होता है, फाइनल सीए में जाओगे जीएसटी ट्रिब्यूनल होता है, फाइनल सीए में जाओगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। तो बच्चों कोई भी लॉ हो, कंपनी लॉ हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, बट अगर ट्रिब्यूनल की कोई सर्विसेज है और वहां पे भी फीस भरनी पड़ रही है बच्चों, तो वो भी गवर्नमेंट ने सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है, शेड्यूल 3 में रखा हुआ है, इसलिए इस पर कोई जीएसटी लगेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारी शेड्यूल 3 एक्टिविटी की बात हो गई। अभी बच्चों पूरा सब खत्म होने के बाद लास्ट में उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। अब बच्चों हम एग्जेम्पशन की बात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कैसा है पता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है सर्विसेज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एडवोकेट। जब है ना गवर्नमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात कर रही है ना, तो ऐसा लीगल वर्ड यूज नहीं कर रही है। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है बच्चों, देखो ये जो ट्रिब्यूनल होता है ना बच्चों, ये एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ होता है, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ना बच्चों ये एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पे लोग अपने झगड़े लेके जाते हैं। मोस्टली इंडिया में ना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ज़्यादा कॉर्पोरेट्स जाते हैं, ज़्यादा मैंने इंडिविजुअल लेवल पे इतना ज़्यादा लोगों को जाते हुए देखा नहीं है, बट लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल होता है। अगर ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ होगा तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, लेकिन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई सर्विसेज दे रहा है ना बच्चों, तो उसको एग्जेम्पशन में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म होगी या तो इंडिविजुअल एडवोकेट होगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है, बट पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जेम्प्ट है। देखो बच्चों जैसी एडवोकेट वर्ड आ गया ना, एडवोकेट, लीगल सर्विसेज, तो ऐसा बावला नहीं हो जाने का और ये एग्जेम्प्ट 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 नहीं, ऐसा बावला नहीं होने का, क्योंकि एग्जेम्पशंस जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में एग्जेम्प्ट होते हैं बच्चों। मतलब आपको एग्जेम्पशन जब पढ़ोगे ना तो ये देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रिसीवर कौन है, कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट की गई है। मतलब बच्चों एग्जेम्पशन कभी ऐसी एड हॉक जनरल एग्जेम्पशन नहीं होता है बच्चों, एग्जेम्पशन में बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर, द टाइप ऑफ सर्विस एंड द सर्विस रिसीवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और लीगल सर्विसेज है विच इज नाउ प्रोवाइडेड बाय अ सीनियर एडवोकेट। सभी की डेफिनेशंस मैंने शीट में नीचे डाल के रखी है, ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जेबी लर्निंग्स के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो हाँ, अब बच्चों ये तीनों के लिए ना कॉमन एग्जेम्पशंस हैं, मतलब आपको घड़ी घड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 सर्विस प्रोवाइडर है, देखो ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, इनमें से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, फिर से एक बार बोल देता हूं बच्चों, अगर इनमें से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है तो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको ये देखना है कि सामने वाला सर्विस रिसीवर कौन है। देखो बच्चों अगर सर्विस रिसीवर एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है। अगर सर्विस
रिसीवर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी है तो भी एग्जेम्प्ट है। मतलब बच्चों सामने सर्विस रिसीवर कौन है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि ये सर्विस टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। अच्छा, सर्विस रिसीवर अगर एक बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहले ना बच्चों क्या होता है ना, बिजनेस एंटिटी का है ना आपके दिमाग में एक बहुत रॉन्ग डेफिनेशन होता है। मैं ना बहुत बार फेस टू फेस बच्चों को पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी, तो पता है बहुत से बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी। देखो सिर्फ कंपनी को आप बिजनेस एंटिटी मत बोलो बच्चों, एनी पर्सन डूइंग बिजनेस इज अ बिजनेस एंटिटी। क्या बोला, फिर से रिपीट करो। हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट करो। अरे एनी पर्सन डूइंग बिजनेस इज बिजनेस एंटिटी बच्चों। अरे बिजनेस सिर्फ एक कंपनी थोड़ी कर सकती है। अरे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी सब लोग बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले ना बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में क्लियर रखो। सिर्फ कंपनी कंपनी कंपनी, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत रखो। ठीक है वो लोग तो बिजनेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ के इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से सुनना। हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर सर्विस रिसीवर इज एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। अब एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को सिंप्लीफाई करूँ क्या, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो सर्विस रिसीवर है ना वो अपने बिजनेस के लिए नहीं, कुछ पर्सनल लाइफ के लिए सर्विस ले रहा है। समझो बच्चों, कभी रिलायंस को लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ गई तो रिलायंस तो बिजनेस एंटिटी में आ जाएगा, लेकिन मुकेश अंबानी को है ना अपने पर्सनल लाइफ के लिए कभी किसी लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ गई, तो जब सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू समवन फॉर देयर पर्सनल लाइफ तो उसको बोलते हैं एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से, हम ये 3 सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इन जनरल कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम एग्जामिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी कौन है, तो अगर ये लोग सर्विस रिसीवर है तो हमेशा एग्जेम्प्ट है। अच्छा लेकिन बच्चों अगर सर्विस रिसीवर बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, तो अब सर्विस रिसीवर अगर बिजनेस एंटिटी कोई भी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड, पब्लिक, कोई भी, तो बच्चों इसके अंदर है ना अपने को बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखना है। देखो बच्चों, एग्रीगेट टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बात बोलो क्या, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं ना प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन का, उसमें ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे मैं जोर देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ऐसा होता है कि अगर सर्विस रिसीवर बिजनेस एंटिटी है ना बच्चों, तो एग्रीगेट टर्नओवर देखो उस बिजनेस एंटिटी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तो एग्जेम्प्ट, बट अगर डज नॉट मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तो टैक्सेबल, और टैक्सेबल अंडर आरसीएम। एकदम सिंपल करती हो क्या, लास्ट ईयर का टर्नओवर है ना, आप अगर लेस देन 10 लाख, लेस देन 20 लाख, लेस देन 40 लाख, अरे हम लोग भूल गए वो होता है ना रजिस्ट्रेशन में, मतलब अगर सर्विस रिसीवर का टर्नओवर कौन से ईयर का लास्ट ईयर का अगर लेस देन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों, तो वो बिजनेस एंटिटी एक छोटी बिजनेस एंटिटी है, और छोटी बिजनेस एंटिटी को अगर ये सब सर्विसेज मिली हुई है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर इसके पहले मैंने एग्जांपल रिलायंस दिया था, रिलायंस का तो लास्ट ईयर का टर्नओवर बहुत बड़ा है, तो वो बच्चों बड़ी बिजनेस एंटिटी में आ जाएगी, और बड़ी बिजनेस एंटिटी जब सर्विस रिसीव करती है तो अभी रुक जाना, तो ये टैक्सेबल तो है, लेकिन टैक्सेबल के साथ साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी है। तो देखो बच्चों, हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही वीडियो के अंदर पूरे कोर्ट, लीगल, ट्रिब्यूनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बराबर। हमने शेड्यूल 3 एक्टिविटी, मतलब ये आपका सप्लाई वाला चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद हम लोग एग्जेम्पशन और टैक्सेबल, मतलब ये आपका एग्जेम्पशन वाला चैप्टर हो गया। अब बच्चों ये ध्यान रखना, ये अंडर आरसीएम है, ठीक है, ये अंडर आरसीएम है। आरसीएम क्या है वो तो आपको पता ही है, सामने वाला जो रिसीवर होता है उसकी लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स भरने की। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी इसके अंदर नेक्स्ट देखो ध्यान से सुनना, ये वाला जो पार्ट है ना, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एडवोकेट। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है और इनको सर्विस दे रहे तो एग्जेम्प्ट है, बराबर ना। अब ये ना मैंने क्या कर दिया, इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर के लिए कॉमन जो पॉइंट्स है ना वो एक साथ कंबाइन कर दिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और लीगल एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट होते हैं, उनकी है ना बच्चों एक और सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन ये वाला थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ये कौन सी सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट,
टू अनदर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। क्या होता है ना बच्चों, बहुत बार है ना जो एडवोकेट्स होते हैं ना उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनके पास बहुत सारा काम आ जाता है, इतना ज़्यादा काम आ जाता है ना कि हर काम वो लोग खुद नहीं कर पाते। और कभी कभी बच्चों हर काम में एडवोकेट की एक्सपर्टीज होती भी नहीं है, लेकिन एक क्लाइंट आया है उसको सर्विस चाहिए, हम ना कैसे बोलें। तो क्या होता है ना बच्चा, एक एडवोकेट है ना बच्चा दूसरे एडवोकेट से सर्विस ले लेता है। हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म से कंसल्टेंसी लेता है। अरे एक टाइप का आउटसोर्सिंग टाइप आपने सुना रहेगा ना, हाँ ऐसा एक टाइप का आउटसोर्सिंग हो जाता है। सो एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट इज गिविंग सर्विसेज टू अनदर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, ये भी एग्जेम्प्ट है। अब देख बच्चों, इसमें टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है, देख इसके अंदर है ना बच्चा टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें है ना टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सामने वाले पार्टनरशिप फर्म का क्या टर्नओवर है, छोटा है बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये लोग क्या करते हैं ना आपके साथ यही सब चीजों में खेलते हैं। कभी टर्नओवर इंपॉर्टेंट है और कभी टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ध्यान से देखने का। मुझे बताओ ना, यहाँ पे मैंने कोई टर्नओवर की बात की है क्या? यहाँ पे मैंने कोई टर्नओवर की बात की है क्या? नहीं की है। उसका मतलब जब टर्नओवर की बात नहीं हुई और एग्जामिशन दे दिया तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर करंट ईयर कुछ सोचने का ही नहीं। लेकिन जहाँ पे बच्चों टर्नओवर की बात हुई है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या करेगी ना, आपको टर्नओवर देके कंफ्यूज करेगी। हाँ ऐसा भी हो सकता है शायद यहाँ पे भी टर्नओवर देके कंफ्यूज होए, लेकिन अपन कंफ्यूज नहीं होने का। अपन बोलेंगे अपन पढ़ के लाए ले भाई, अपने को सब मालूम है, यहाँ पे टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं होता है भाई, और यहाँ पे भी टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे मैंने सब आपको डेफिनेशन भी देके रखा है, लेकिन मैं एक सच बात बताऊं क्या, कि ये जो डेफिनेशंस है वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, एक बार खाली आपको गो थ्रू करना है तो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब सबसे मेन पार्ट आया। देखो अभी तक है ना बच्चों, मैंने क्या किया, आपको लीगल सर्विसेज फटाफट कोर्ट ट्रिब्यूनल ये सब रिवाइज करवा दी, लेकिन अब उसका एप्लीकेशन बच्चों सबसे ज़्यादा है ना, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना वो एप्लीकेशन में हो जाता है। तो चलो अभी मैं उसका एप्लीकेशन सिखाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो जाऊँगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर एग्जाम में ऐसा बोला लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट टू मिस्टर रमेश हु इज अ सैलरीड पर्सन। देखो बच्चों, इंडिविजुअल एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज देता है तो एग्जेम्प्ट होता है। अब है ना बच्चों, जब ऐसा बोला ना मिस्टर रमेश इज अ सैलरीड पर्सन, तो इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम समझ जाए कि सैलरीड पर्सन जो होता है ना वो तो बिजनेस करता नहीं है। सैलरीड पर्सन मतलब उसका तो बिजनेस है नहीं। तो इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम ये समझेंगे कि सैलरीड पर्सन को अगर लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ी, मतलब वो एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है। और अगर बच्चों वो एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है और उसको कोई सर्विसेज की जरूरत पड़ी और वो भी लीगल सर्विसेज, तो बच्चों मेरे को बताओ वो क्या हो जाएगा? मेरे को बताओ बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है ना बच्चों, आपकी जो इंस्टीट्यूट है ना, वो है ना आपको जो क्वेश्चंस फ्रेम करके देती है ना, वो एकदम सिंपल तरीके से नहीं देगी बच्चों। आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ सैलरीड पर्सन मतलब बिजनेस नहीं है, मतलब एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, हाँ फिर उसका तो टर्नओवर ये वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सीनियर एडवोकेट टू एनी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। मैं एक बात बताऊं क्या बच्चों, ये वाला है ना टैक्सेबल है। कोई बोलेगा सर ये कैसे टैक्सेबल हो गया? देखो बच्चों क्या लिखा है, हमने एग्जामिशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे पार्टनरशिप फर्म को या इंडिविजुअल एडवोकेट को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन बच्चों ये वाले एग्जामिशन में ना ऐसा नहीं लिखा है कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सीनियर एडवोकेट होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे कहीं पे भी सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज एग्जाम नहीं की है। सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज बच्चों एग्जाम्प्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है कि सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है ये लोगों को या ये लोगों को तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ना कैसा है पता है, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज को एग्जाम नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया, देखो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट होगा, तो बच्चों फिर वो एग्जामिशन की लिस्ट में नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है मिस रोशनी एन इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड्स कोचिंग सर्विस। देखो बच्चों क्या है ना, सिर्फ आप एडवोकेट पढ़ के एग्जामिशन नहीं कर सकते।
देखो एडवोकेट की लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे तो मिस रोशनी कोचिंग सर्विस दे रही है टू स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एलएलबी एग्जाम्स। तो देखो यहाँ पे ना बच्चों ये वाला जो सर्विस है ना बच्चों वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सिर्फ एडवोकेट देख के आप ब्लाइंड एग्जामेशन मत कर दो, एडवोकेट कौन सी सर्विस दे रहा है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्टनरशिप फर्म दूसरे किसी एडवोकेट वाले पार्टनरशिप फर्म को सर्विसेज दे रहा है, बराबर ना। तो ये तो किधर एग्जामिशन की लिस्ट में है ही नहीं। मैंने आपको कब पढ़ाया कि अब पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है तो एग्जेम्प्ट है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब बच्चों सिर्फ है ना पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, लीगल सर्विस, ये सब शब्दों से खाली आपको है ना एग्जामिशन नहीं करना है। इंस्टीट्यूट किस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से कंफ्यूज कर सकती है। देखो फिर से एक बार पढ़ता हूँ। A partnership firm of chartered accountant provides consultancy services to a partnership firm of advocate। पता है आपको यही सेम चीज अलग तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट पेड ₹1,00,000, सेम चीज है, उसको कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पेड ₹1,00,000 टू अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज। अरे एक ही चीज होती है बच्चों, हमने सर्विस रिसीव किया, दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। हमने रेम्यूनरेशन पे किया, दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। अरे एक ही चीज होती है बच्चों। अरे भाई हम लोग समझो पैंटालून्स में शॉपिंग करने को गए, तो हमने गुड्स खरीदा, ठीक है, तो हम लोग है ना रिसीवर, हम रिसिपिएंट हुए, या तो हमने गुड्स के लिए पेमेंट किया, तो दोनों केस में रिसिपिएंट ऑफ गुड्स तो हम लोग ही हुए ना बच्चे। मतलब ये आपको आपकी लाइफ के साथ थोड़ा रिलेट करके बता रहा हूँ। एक ही चीज होती है, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। कभी गुड्स रिसीव्ड हुआ, कभी सर्विस रिसीव्ड हुआ, या तो कभी गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट किया, तो बात तो एक ही हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एन आर्किटेक्ट मिस स्पंदन। अब देखो बच्चों आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया। अब सर्विसेज गिवन टू एन आर्किटेक्ट मिस स्पंदन। देखो अब यहाँ पे ना बच्चे क्या हो जाता है पता है, जैसे ऐसा बोला ना आर्किटेक्ट मिस स्पंदन, यहाँ पे आप थोड़ा गलती कर देते हो। देखो बच्चों अगर आर्किटेक्ट को सर्विस दिया है ना बच्चों, तो आर्किटेक्ट एक बिजनेस एंटिटी होती है। कोई बोले सर लेकिन मिस स्पंदन, अरे यार बिजनेस एंटिटी में सिर्फ कॉर्पोरेट तक मत रिस्ट्रिक्ट करो, एनी पर्सन डूइंग बिजनेस इज अ बिजनेस एंटिटी। तो मिस स्पंदन इज एन आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस की डेफिनेशन में आता है ना यार। कौन सी बिजनेस की डेफिनेशन? जीएसटी वाली, है वो इनकम टैक्स वाला मिक्स मत करो इधर। तो बिजनेस प्रोफेशन आर्किटेक्ट बिजनेस एंटिटी है, और मिस स्पंदन बोला तो क्या हो गया, फिर भी बिजनेस एंटिटी है। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? अभी अपने को टर्नओवर देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को बताओ, हम लोग करंट ईयर के टर्नओवर को इंपॉर्टेंस देंगे कि लास्ट ईयर के? ये लोग क्या करेंगे पता है बच्चों, एग्जाम में ना जानबूझ के आपको करंट ईयर का टर्नओवर दिया रहेगा। देखो एग्जेम्पशन या टैक्सेबिलिटी डिसाइड करने के लिए ना बच्चों करंट ईयर का टर्नओवर नहीं, हमें लास्ट ईयर का टर्नओवर इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट ईयर का टर्नओवर मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। तो अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये 10, 20, 40 स्टेट्स के हिसाब से होता है, ठीक है। ऐसे तो 40 लाख का इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 40 लाख तो वो सिर्फ गुड्स वालों के लिए होता है, तो मेन तो 10 लाख और 20 लाख ही है। लेकिन अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, तो फिर ये उसको जो लीगल सर्विसेज दी गई है वो उसको एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर ऐसा है जो मोर देन 10 लाख, 20 लाख है, तो उसका मतलब ये ईयर, करंट ईयर में जो उसको ये सर्विसेज मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, इस पूरे वीडियो में आपको पूरा सर्विसेज कोड ये सब रिवाइज करवा दिया, और साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बता दिया। देखो बच्चों क्या होता है ना, जीएसटी है ना कंपेरेटिवली इनकम टैक्स से थोड़ा सा छोटा है,
लेकिन है ना जीएसटी में बच्चों इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये लोग है ना किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछते हैं ना, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं एक और कोई जीएसटी का एग्जामिनेशन सर्विसेज कवर कर दूंगा। ठीक है, नो इफ नो बट ओनली बट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में आप कुछ भी अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो रिवाइज करवाना चाहते हो तो बोल सकते हो। ठीक है, बाय बाय।